गुड मॉर्निंग यू ऑल। कल की क्लास में हम लोग प्लेटो को पढ़ा था, प्लेटो की फिलॉसफी। प्लेटो के दर्शन को हमने देखा था कल की क्लास में। प्लेटो के दर्शन, इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि प्लेटो का दर्शन क्या था, प्लेटो क्यों आया था। प्लेटो दरअसल सुकरात के दर्शन को आगे बढ़ा रहा था और उससे पहले की जो पार्मेनिडाइज एंड हेराक्लिटस वाला इश्यूज था उसको खत्म कर रहा था, मतलब उसके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको दूर कर रहा था। तो सत्य, संभूति, इट्सेट्राज। तो प्लेटोज ने सबसे पहले जिसकी हम बात करें तो प्लेटो ने क्या क्या किया था, ये थोड़ा सा आपको याद होगा। सत्य और संभूति से संबंधित उसने आइडिया की बात की थी या प्रत्यय की बात की थी, आपको याद होगा। इसी को कई जगह फॉर्म भी कहा जाता है और इसी को सुकरात ने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय। थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर था। दोनों में अंतर क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, ये केवल मानसिक है। सुकरात का जो कॉन्सेप्ट था वो मानसिक था। जो प्लेटो का आइडिया हो गया वो वस्तुतः आके इसको वास्तविकता मिली, एक वास्तविक दुनिया, वास्तविक जगह, जीवंतता मिली, इसको वास्तविकता मिली। यहां तक प्लेटो का टर्म था। कैसे कैसे उसने माना कि क्या है आइडियाज। आइडिया में हमने चर्चा की थी, वो एसेंस की बात करता है, सार की बात करता है। ये हर एक चीज की है, जिस भी चीज की आप कल्पना कर सकते हो, जिस भी चीज को आप सोच सकते हो, चाहे वो सामान्य चीज हो, पदार्थ हो, ईंटे पत्थर, गाय भैंस, कुत्ते बिल्ली, आदमी, ईमानदारी, जिन भी चीजों की बात करते हो, इसमें एक बात बताया कि सब चीज की एक एसेंस है, कोर एसेंस। और वो जो कोर एसेंस है वो कहां है, इस दुनिया से बाहर किसी तीसरी दुनिया में रहता है, जो प्रत्ययों की दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो फिर प्रश्न उठता है कि उसने जो ये वाली दुनिया है इसको क्या कहा, उसने कहा वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज, और ये प्रातिभाषिक है। प्रातिभाषिक का मतलब जैसे वेदांता में कहा गया कि प्रातिभाषिक दुनिया। फिर प्रश्न उठा कि दोनों को कैसे मिलाया जाए, दोनों में क्या समन्वयन हुई। इसके लिए प्लेटो ने दो थ्योरी दिया, ये भी चर्चा हमने कल की क्लास में करवा ही लिया, करस्पॉन्डेंस थ्योरी एंड पार्टिसिपेशन थ्योरी। पार्टिसिपेशन थ्योरी क्या था कि जो प्रत्यय जगत है वो विज्ञान जगत में भाग लेता है, और दूसरा क्या था कि फोटोकॉपी है, जो भी चीजें हैं उस दुनिया की वो इस दुनिया में सारी की सारी चीजें हम लोग अपने एसेंस की फोटोकॉपी है। ठीक है। इसी प्रत्ययों में हमने बात की थी प्रत्ययों की सर्वोच्चता। जो सर्वोच्च प्रत्यय है, जो सर्वोच्च, जो सब चीज का एक लिंक है, जैसे हमारी आपकी, ईंटें पत्थर, सब चीजों की है, तो कहा जाता है ये जो चीजें हैं ये निष्प्रयोजन नहीं है, मैकेनिकल नहीं है। प्रत्ययों की सत्ता में प्लेटो ने क्या कहा था, ये जो प्रत्ययों की सत्ता है वो प्रयोजनपूर्ण है। प्रत्ययों की सत्ता क्या है, प्रयोजनपूर्ण सत्ता, प्रयोजन पूर्ण है, और इसके लिए उन्होंने सर्वोच्च सत्ता की कल्पना की। हमने कल ये भी है कि ईश्वर की हमने चर्चा किया कि जो प्लेटो का ईश्वर है वो केवल निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र का मतलब ईश्वर सर्वशक्तिमान, सार्वभौम नहीं है कि सब कुछ वही कर रहा है। प्लेटो का ईश्वर ये है कि जो अवेलेबल चीज है, जड़ पदार्थ से दुनिया का निर्माण करता है। तो प्लेटो का ईश्वर भी यही हो गया कि निमित्त मात्र है। ये भी हमने चर्चा करवा लिया था कल। कुछ पार्ट्स हम लोग और भी इसका डिस्कशन करना, फिर इसकी सोशल थॉट्स क्या थे, ये चीजें डिस्कशन हमने करवाया था। अब देखो, प्लेटो ने सुप्रीम जो फॉर्म है, जो सुप्रीम प्रत्यय है, कहा कि चूंकि ये प्रयोजनपूर्ण है, प्रत्ययों के बीच भी कोई गैप नहीं है। प्रत्यय सातत्य रूप से एक दूसरे में संवर्धित और संपोषित होते रहते हैं, और प्रत्यय जो अंतिम रूप से जिस प्रत्यय की बात करते हैं उसी को प्लेटो ने सुप्रीम गुड या सर्वोच्च या परम शुभ कहा था। सर्वोच्च प्रत्यय कौन सा है, सर्वोच्च प्रत्यय, इसी को यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो इसी को कहा था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सर्वोच्च प्रत्यय है वो क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम है। और सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब ये है, इसी को हमने अब भी जब एथिक्स में जाओगे पढ़ने के लिए या नॉर्मल भी टाइम में बात करें, इसी को हमारे यहां क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। मतलब जो भी चीजें होंगी वो पूर्ण होगा। तो जो सर्वोच्च प्रत्यय है वो अकेला ही सब कुछ है, वो नैतिक भी है, शक्तिमान भी है, जो भी चीजें हैं दुनिया की जितनी सारी खूबियां होनी चाहिए वो सारी की सारे उसमें हैं। ये प्लेटो का ये हो गया। इसी को प्लेटो ने अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग चीजें कही थी। जैसे हम बात करें, सिंपोजियम किताब थी, सिंपोजियम में इसको सुप्रीम गॉड कहा। फिर उसके बाद हम बात करें सुप्रीम ब्यूटी कहा उसको, फ्रीडम एक किताब है उसकी, फ्रीडस,
उसमें इसको सुप्रीम बीइंग या सत कहा, और एक है आइडिया ऑफ गुड जिसमें उसने विज्ञान तत्व शिवरूप कहा। ये 3 पार्ट्स है, इसको भी चाहो तो नोट कर लो। जो सत्यम शिवम सुरमन ये सर्वोच्च प्रत्यय है, इसको 3 किताबों में 3 जगह अलग अलग लिखा है। फ्रीडस में क्या कहा इसने, फ्रीडस, रिपब्लिक, 3 किताबें हैं, एंड सिंपोजियम। इसी सर्वोच्च प्रत्यय को फ्रीडस में इसी प्रत्यय को परम सौंदर्य कहा है, सुप्रीम ब्यूटी। इसी को हमने क्या कहा था, सुंदरम। हमारे यहां जो कॉन्सेप्ट है सुंदरम, सबसे सुंदर भी यही होगा। रिपब्लिक में इसको क्या कहा था, इसको कहा था रिपब्लिक में विज्ञान तत्व, परम तत्व। और सिंपोजियम में क्या कहा था, सिंपोजियम में सिंपोजियम की बात कर लें रिपब्लिक में, इसके बाद इसको परम सत्य कह लिया एक टर्म। तो यही हो गया हमारा सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक, जीवात्मा के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने शायद नहीं करवाया था, तो आज प्लेटो के जीवात्मा की चर्चा करवा लेते हैं। तो नोट करिए प्लेटो की जीवात्मा, फिर हम लोग आ जाएंगे आज अरस्तु को कैरी ऑन करेंगे आगे। जो हम लोग हैं जीवात्मा, प्लेटो ने जीवात्मा को क्या माना, तो प्लेटो ने कहा कि जीवात्मा के 3 अंग हैं बेसिकली। मतलब जो हम लोग जिंदा जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें अपने फॉर्मेट का या जो अपने प्रत्यय या अपने एसेंस से ज्यादा नजदीक है, उस एसेंस की बात कर ले तो कहा कि 3 पार्ट्स होते हैं जीवात्मा के, बुद्धि, संकल्प और वेदना। जीवात्मा के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बुद्धि, संकल्प और वेदना। बुद्धि, संकल्प और वेदना। बुद्धि का दैट मीन कॉग्निशन, आप चीजों को समझते कितना है, इंटेलेक्ट। कॉग्निशन का मतलब होगा जैसे हमें अपने प्रत्ययों का कितना ज्ञान है कि हम ओरिजिनलिटी में क्या हैं। आप जब इस बातों को समझेंगे तो उस हिसाब से सोच की दायरा भी आपकी बदलेंगे। आपके चेहरे पे या आपकी जो सोच है, आपकी बुद्धि पे जितने पर्दे लगे होंगे कि आप अपने एसेंस, जो आपका सार तत्व है, उससे जितने दूर होंगे उतने ही अमौलिक होंगे, आप फंडामेंटली नहीं होंगे, उतने ही कुछ अलग होंगे आप। तो पहला है सोच, बुद्धि, संकल्प। संकल्प का मतलब जब आप इस डिसीजन पे पहुंचेंगे तो आपकी एक करेज होती है, क्षमता होती है संकल्प, कुछ करने का निर्णय। ये जो डिसीजन है उसको संकल्प कहते हैं। तीसरा होता है वेदना। वेदना का मतलब संवेदनात्मक क्रिया, वेदना का मतलब फीलिंग, अफेक्शन। तो अब बुद्धि यदि जिसमें ज्यादा हो जाए तो बुद्धि का धर्म क्या है कि वो अधिकतर सोचना। बुद्धि का धर्म ये कहता है कि इससे ज्ञान प्राप्ति होगी। बुद्धि जब आ जाएगी तो बुद्धि का धर्म है ज्ञान की प्राप्ति। और ज्ञान क्या है, ओरिजिनलिटी में चीजों को जानना। तो बुद्धि से व्यक्ता है ज्ञान, नॉलेज। और ये क्या है, नॉलेज का मतलब चीजों को मूल रूप में या उसके अस्तित्व के रूप में जानना, ओरिजिनलिटी में जानना। चीजों को उसके मूल रूप में या जो जैसा है उस फॉर्मेट में जानना। जब आप इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप ये समझ लेते हैं, तो यही जो चीजें होंगी ये बुद्धि का धर्म है। और बुद्धि का क्या है धर्म, नॉलेज, ज्ञान। और जब नॉलेज हो जाएगा तो इसी से क्या होगा, आप में एक मैच्योरिटी आएगी, इंटीग्रिटीज आएंगी, आप में विवेक का डेवलपमेंट होगा। इसी से क्या निर्णय होगा, बुद्धि से ही विवेक का फॉर्मेशन होगा। और जब विवेक का फॉर्मेशन होगा तो यही व्यक्ति क्या होना चाहिए, दार्शनिक राजा की बात की थी, रैशनलाइजेशन होगा। और इसी से दार्शनिक राजा की बात किया था, दार्शनिक राजा जो सही डिसीजन लेने में सक्षम हो सके। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, संकल्प। जो संकल्प है, संकल्प से क्या होगा, जब आपने डिसाइड कर लिया समथिंग कुछ करने का, तो फिर उसे एग्जीक्यूट करने की साहस होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। आपको लगता तो है ये गलत है, लेकिन गलत कहने की हिम्मत नहीं होती आप में। तो संकल्प का धर्म है, संकल्प का कैरेक्टरिस्टिक्स है, संकल्प के लक्षण है कि साहस। संकल्प का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साहस, करेज।
और जब करेज होगा तभी आप किसी चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अकेला जो ये आदमी है, ये बुद्धि तो है इसके पास, तो करेज और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, तो ये जिसमें संकल्प और साहस होगा, करेज होगा, ये किसमें होगा, इसके लिए सोल्जर, सैनिक होंगे। तो ये कौन सा होगा, सैनिक वर्ग होगा। इसमें संकल्प की शक्ति अधिक होती है, बौद्धिकता तो जो हो वो ठीक है, संकल्प की शक्ति अधिक होंगी, नतीजन वो करेज होगा अधिक, और करेज होगा तो वो सैनिक बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वेदना। वेदना का मतलब होता है फीलिंग। इसका जो काम है, ये जो आप किसी चीज को एहसास करते हो, महसूस करते हो, इसको कहते हैं संवेदनात्मक क्रियाएं। तो संवेदनात्मक सेंसेशन, संवेदनात्मक क्रियाएं, और इससे क्या होगा, अफेक्शन। मतलब हमारे बॉडी के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कौन कौन से 3 भाग होंगे, बुद्धि, बुद्धि से क्या होगा, ज्ञान, ज्ञान ओरिजिनलिटी। जिसमें ये ज्यादा होगा वही दार्शनिक राजा बनेगा। संकल्प, संकल्प सैनिकों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के बाद आप करेज होता है कुछ फाइट करने, कुछ जो चीजें आपने सोची है उसको एग्जीक्यूट करने का। और तीसरा पार्ट सबका क्या है, वेदना का, अफेक्शन का, जिसमें आप चीजों को जो संवेदन शक्ति फील करते हो, सोचते हो। अब प्रश्न उठा कि जिसमें बौद्धिकता की अधिकता है, मैच्योरिटी है, वो बना दार्शनिक राजा। जिसमें संकल्प की अधिकता, साहस अधिक है, वो बना सैनिक। जिसमें ये संवेदना अधिक होंगी, ये अफेक्शन अधिक होगा, वो अफेक्शन और वेदना अधिक वाला ये व्यक्ति आर्टिजियन बनेगा। आर्टिजियन दैट मीन पृथकजन, जिसको हमारे यहाँ व्यापारी कहा जाता था, बनिक वर्ग बनेगा। तो इसमें जिसमें ये वेदना अधिक होंगी वो क्या बन जाएगा, वाणिज्यिक या वैश्य बनेगा। इसी को कहते हैं आर्टिजियन। आर्टिजियन का फॉर्मेशन जिसमें संवेदना अधिक होंगी। ठीक है। अब यहां एरिस्टोटल ने कहा कि समाज में सबसे उत्तम व्यक्ति कौन होगा, तो सबसे उत्तम व्यक्ति वो होगा जिसमें बुद्धि की प्रधानता है, जो इंटेलेक्चुअलिज्म में बहुत आगे है, उसको समाज में सबसे अधिक प्रधानता होगी। और इसीलिए जो बुद्धिवादी व्यक्ति होंगे इसको उन्होंने कहा है गोल्ड। बुद्धिवादी व्यक्ति को गोल्ड कहा है। गोल्ड का मतलब स्वर्ण का बना हुआ है। प्लेटो ने कहा है कि जो बुद्धि से जीते हैं, जो बुद्धिवादी व्यक्ति हैं, वो गोल्ड के बने हुए हैं, सोने का व्यक्ति है, या सोने की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें। उसके बाद संकल्प वाले व्यक्ति को, संकल्प वाले व्यक्ति को सिल्वर का उन्होंने कहा है, ये चांदी के हैं, मतलब इसमें चांदी की प्रधानता है। ये जो हमारे यहां भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने कहा ना श्वेत, रज और तम, तो ये जो श्वेत वाले हैं ये श्वेत में आ जाएंगे। यहां प्लेट वाले रजस, रजस गुण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक तामसिक गुण, तो तामसिक गुण का मतलब सिल्वर वाले लोग आ जाएंगे। और वैश्य को, वेदना जिसमें अधिक हो, इस वैश्य को उन्होंने कहा कि ब्रॉन्ज या आयरन, ये पीतल या लोहे के लोग हैं, पीतल या लोहे का। हमारे यहां से क्या कहा जाता था, तमोगुनी। मतलब ये होगा कि जो गोल्ड वाला है, तो भारतीय परंपरा में ब्रैकेट में इसको कहा जाता है सतोगुण, सत। जो सिल्वर है इसको कहा जाता है रजोगुण, और जो ये है इसको कहा जाता है तमोगुण। ये 3 हमारे यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो 4th पार्ट है उसकी तो हमने मान्यता ही नहीं, क्योंकि प्लेटो आदमी को मानता ही नहीं है चौथे पार्ट्स को। ये हो गया बुद्धि, संकल्प और वेदना, ये 3 पार्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि थोड़ी थोड़ी लेवल में हर व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा ये है ही, केवल प्रधानता है जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है कि आप कितने प्रधान हो रहे हैं। क्लियर। अब देखो न्याय क्या होगा। कहा जाता है कि समाज को भी यदि हम एक व्यक्ति मान लें, जैसे जब आगे हम लोग फिलॉसफी में पढ़ेंगे, हीगल वगैरह, ये नॉर्मल भी माने, तो समाज को भी एक व्यक्ति माना जाता है। तो समाज को यदि हम एक व्यक्ति मान लें या समाज को एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन से मान लें, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, उसके पार्ट्स होंगे। जो पार्ट्स जितना अधिक होगा, हमारे यहाँ गांधी ने क्या कहा है कि प्रसन्न अराजकतावाद, मतलब इंटेलेक्चुअल एनार्किज्म, बौद्धिक अराजकतावाद। जब ये बुद्धि बहुत अधिक हो जाएंगी तो अराजकतावाद आ जाएगा, तब किसी को नियमन की आवश्यकता नहीं होगी, बिना नियमन के ही अपने आप लोग चलेंगे। अभी क्या है, बौद्धिक प्रधानता हमारे अंदर नहीं है, नतीजन सरकार नियम तो बनाती है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि रेड लाइट पे आपको रोक दे। सरकार का उद्देश्य ये है कि वो एक दूसरे की भी समस्याओं को आप ध्यान रखें, इस बात के लिए आपको गाइड करे। जैसे रेड लाइट पे क्या होता है, आप रुकिए ताकि सामने वाला लोग गुजर सके। लेकिन जिस दिन, चूंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है, हम में पशुता भरी है, हम इस बात को मानेंगे ही नहीं। रेड लाइट नहीं होगी, हम चलते ही रहेंगे, वो भी आएगा, हम फंस जाएंगे, जाम लगेगा, लेकिन हम रास्ता नहीं देंगे। इसीलिए चूंकि आप में पशुता भरी है, तो सरकार ने रेगुलेशंस किया है और रेड लाइट की व्यवस्था की है। तो प्लेटो कहता है जिस दिन ये बुद्धि आगे चली जाएगी, उस दिन हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी रेगुलेशन की, हम खुद ही समझ लेंगे कि क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है।
ये संकल्प, ये वेदना हो गया। अब एक पॉइंट ध्यान रखिए कि यदि ये तीनों चीज प्रॉपरली वर्क कर सकता है, जो कि समाज में सबकी आवश्यकता है, सत्व, रज और तमस, मतलब गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन या ब्रॉन्ज जिसको भी आप बात कर रहे थे, उस तीनों की प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए। तो क्या है? बुद्धि, दूसरा हमारा कौन था? संकल्प, और तीसरा कौन था? वेदना। कहा जाता है कि ये जो तीनों ही पार्ट है सोसाइटी के या व्यक्ति के, यदि प्रॉपर सम्मिलन है इसमें, यदि सम्यक संतुलन की मतलब जो आवश्यकताएं हैं, यदि इसका सम्यक संतुलन है, प्रॉपर बैलेंसिंग, यदि इसमें प्रॉपर बैलेंसिंग है, एक सम्यक संतुलन है, तो उसी से क्या होगा? जस्टिस क्रिएट होगा, इसी से जस्टिस बनेगा, न्याय का जन्म होगा। यहां फिर से आप न्याय का डेफिनेशन समझ लेंगे। न्याय क्या होता है? न्याय का डेफिनेशन यह है कि जो बॉडी या जो भी ऑर्गन, जो भी सिस्टम्स हैं, वो जो भी चीजें हैं वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ फंक्शन करे। अपनी जो उसकी हमने गाइडलाइन दिया है, दिशा निर्देशन दिया है, उस दिशा निर्देशन के अनुसार वो यदि काम करता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर गाइडलाइन, और वही न्याय है। मतलब जिसकी जो क्षमता है, जिसको वो कैरी ऑन करता है, आप कहते हो ना, जिसको जो डिजर्व करता है, जो डिजर्व करता है, यदि वैसा है तो ठीक है। यदि उस डिजर्व जितना करता है उससे ना अधिक मिलनी चाहिए ना कम मिलना चाहिए। कम मिलेगा तो किसी के अधिकार का हनन हुआ, ज्यादा मिलेगा तब भी किसी के साथ पक्षपात हुआ, किसी का अधिकार चूंकि आपने कट किया है। तो अब न्याय का मतलब ही समझ में आ गया। न्याय का डेफिनेशन क्या होगा? जस्टिस, करेज एंड जो अफेक्शंस है, उसका एक जस्टिस क्या है कि विजडम, करेज एंड अफेक्शन, तीनों का प्रॉपर सम्मिलन। यदि ऐसा है तो यही बन गया न्याय। और यही जो न्याय है, इसी से स्वतंत्रता का भी विकास होता है, इसी से स्वतंत्रता एटसेट्रा का भी विकास होता है, न्याय से। देखो, स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता है कि आप जो मर्जी वो करते चले जाओ, ईटे, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली की तरह रोड पे घूमते चले जाओ, जो सामने आए उसे कूटते चले जाओ, पीटते चले जाओ। न्याय ही स्वतंत्रता का रक्षक है। यदि स्वतंत्रता है और न्याय नहीं है तो फिर मुद्दा नहीं होगा। तो न्याय का मतलब प्रॉपर वर्किंग, और स्वतंत्रता का मतलब इसीलिए आ जाएगा ज्ञान तंत्रता। इसीलिए स्वतंत्रता को भी ज्ञान तंत्रता कही जाती है। ज्ञान तंत्रता का मतलब बुद्धि इसको कंट्रोल करे चीजों को। यदि ये कंट्रोल्ड है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? उच्छृंखलता नहीं। इसीलिए कहा था स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता नहीं, ज्ञान तंत्रता। ठीक है, ये कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये कब होगा? जब बुद्धि की अधिकतांश होंगी। तो स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा तभी हो पाएगा जब राजा कैसा होगा? बौद्धिक होगा, बौद्धिक राजा। नहीं तो नहीं होगा। और इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कौन होगा? ये संकल्प। इसके लिए सैनिक की आवश्यकताएं होंगी, और इन दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन होगा? वेदना, जो वैश्य वर्ग है, जो कलाकार लोग हैं, ये इस ग्रुप में आ जाएंगे, ये तीनों। ठीक है, और इन तीनों के लिए दास होता है, तो दास को यहां मनुष्य माना ही नहीं जाता है। ये कंप्लीट, प्लेटो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब देखो, प्लेटो की कुछ आलोचनाएं भी करेंगे। प्लेटो से आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। प्लेटो के बाद सुकरात का शिष्य कौन आया? प्लेटो। प्लेटो के बाद आता है अरस्तु। तो आज के टॉपिक्स हम लोग आ गए अरस्तु को डील कर लें कि अरस्तु कौन था, अरस्तु की दार्शनिक विचारधाराएं क्या थी, अरस्तु क्या सोचता था, अरस्तु का अपनी एक दुनिया, दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक सांस्कृतिक क्या क्या सोचता था, कैसे था, उसका व्यक्तित्व कैसा था, इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा करवा लेंगे। देखो एरिस्टोटल, ये एरिस्टोटल कौन है? प्लेटो का शिष्य है। ये प्लेटो का शिष्य है। इसकी टाइम पीरियड कितनी है? लगभग 384 टू 322 बीसी के आसपास। 384 टू 322 बीसी तक, मतलब ईसा के जन्म से 384 साल पहले इन्होंने जन्म लिया, और 322 ईयर तक, मतलब बिफोर द क्राइस्ट ये रहे। थोड़ी सी पहले हम प्लेटो के बाद अरस्तु को जानने से पहले अरस्तु को थोड़ा सा जान लें कि अरस्तु का व्यक्तित्व कैसा था। उसके बाद अरस्तु के दर्शन समझने में आसान होगा। कहा था अरस्तु एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, और घमंडी के साथ साथ एक अजीब सी दुनिया में रहता था। स्व को बहुत महत्व देता था, अपने आप को बहुत महत्व देता था,
और अपनी बातों को महत्व देने के चलते ही वो अपने गुरुओं का या अपने जो भी चीजें थी अपने टाइम का सबको क्रिटिसाइज किया, और अपनी स्व की महत्ता को देखने के लिए ही उसने दुनिया की उन सारी चीजों पे लिखा जो संभव था उस टाइम में। दुनिया की ऐसी कोई विषय नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिस पे उन्होंने लिखा नहीं, बोला नहीं। बहुत हद तक आज भी दुनिया में सही है, ये उसकी प्रतिभा की लोहा है। हाँ, कुछ ऐसा टर्म्स है जहां पे उनकी जो थॉट प्रोसेस थी निहायत ही बकवास, निहायत ही घटिया थी। खैर, तो ये अरस्तु का व्यक्तित्व हमने क्या कहा, स्व था। विरोध वो इसलिए करता था कि विरोध करना है, अपनी स्व जमाना है। तो कहा जाता कि नियति बड़ी अंधी होती है। प्लेटो के बारे में जिसमें आपने पढ़ा था कि प्लेटो ऐसा था कि अपने गुरु का इतना सम्मान करता था कि प्लेटो ने जो भी चीजें लिखी वो सुकरात के ही नाम पे लिखी, सुकरात के डिस्कशन में ही लिखा। मतलब हम जिस सुकरात को जानते हैं प्लेटो के थ्रू ही जानते हैं। और दुर्भाग्य उसका देखो कि उसका ही जो अरस्तु आया, उसका चेला, उसने इतनी घटिया, उसने कहा कि प्लेटो के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेटो यदि मर जाएगा तो ऐसा नहीं हो कि दर्शन खत्म हो जाएगा। मतलब इस हद तक वो प्लेटो से घृणा करता था। नतीजा ये हुआ कि प्लेटो के दर्शन जो प्रत्ययवाद हमने पढ़ाई उसकी इस हद तक उसने छिछालेदारी किया, उसकी बहुत ज्यादा बुराइयां की, जबकि तमाम बुराइयां अरस्तु के दर्शन में भी खुद भी था। तो जब हम अरस्तु और प्लेटो की तुलना करेंगे तो इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे कि अरस्तु ने उन तमाम प्रश्नों को भी पूर्व पक्ष के रूप में उठा के प्लेटो की आलोचना की है, जिसको प्लेटो ने स्वयं परमेंडाइज आदि की जो कुछ उसके बुक्स हैं, बहुत बाद की बुक, उसमें खुद प्लेटो ने पूर्व पक्ष के रूप में उसका उत्तर दे दिया था। तो खैर, हम यहां दार्शनिक विचारों की चर्चा करें। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो इसके सामाजिक विचार पर चर्चा कर लेते हैं। प्लेटो का सामाजिक विचार कैसा था, फिर उसके दार्शनिक विचार पे आ जाएंगे। अपने गुरु से इस मामले में साम्य था कि प्लेटो भी प्रजातंत्र का विरोधी था, अरस्तु भी प्रजातंत्र का विरोधी था। ये भी प्रजातंत्र का विरोधी था। क्यों विरोधी था? हमने कहा बार बार कि कहा था यहां हेड गिना जाता है प्रजातंत्र में। हेड के अंदर क्या भरा है, आपके सर के अंदर क्या भरा है उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ हेड कितने हैं बस यही गिने जाते हैं कि सर कितने हैं, सबको एक एक वोट की राइट है। इसलिए अरस्तु, चूंकि अरस्तु मानता था, बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था, तो ग्रीक है, उसमें भी वो कहता था कि हम इस बात के लिए हमें घमंड है कि हम ग्रीक हैं, ग्रीक में भी हम पुरुष हैं, महिला नहीं है। तो जो अरस्तु इस सोच का था वो ऑलरेडी ही समान है। यहां तक कि ग्रीक में भी जो कम पढ़े लिखे ग्रीक थे उनको भी वो हिकारत की दृष्टि से देखता था, उनका रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो प्लेटो इसलिए प्रजातंत्र का विरोधी था। और प्लेटो की भाग्य की व्यवस्था ऐसी थी कि जो प्लेटो अपने गुरु का इतना विरोध करता था, प्लेटो का चेला था सिकंदर। भले 3 साल ही सिकंदर इससे पढ़ा था, उसके बाद सिकंदर इसके विचारों से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर इसको इतना मानता था कि दुनिया की सारी चीजें अरस्तु के लिए ला के रखता था। जहां भी वो जीतने जाता था वहां की तमाम जो बेनिफिशियल चीज, जो वैल्यूएबल चीजें थी, अटेंशन थी, जो भी चीजें थी वो ला के लाता था। यहां तक कि एक राजा था ग्रीस का, उसने इसकी दर्शन से प्रभावित होकर क्या गिफ्ट दें, तो अपनी बहन से अरस्तु की शादी कर दिया। तब सोचो, जब ऐसा अरस्तु था ऑलरेडी तो उसको इतना बेनिफिट मिला, तो वो क्यों नहीं राजतंत्र का समर्थक होता, वो इसलिए अरस्तु समर्थक था। ठीक है, अरस्तु ने राजतंत्र के विषय में लिखा, अरस्तु ने लिखा था कि शासन व्यवस्था कैसी होनी है। तो शासन व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा कि शासन कुछ चुने हुए लोगों को, जिनके पास फालतू का समय हो, वही शासन करें, यही उत्तम व्यवस्था है। तो शासन में उन्होंने क्या कहा, कुछ चुने हुए लोग ही शासन करें, कुछ चुने हुए लोग ही शासन करें, लोग ही शासन करें। दूसरा इन्होंने कहा कि जो स्त्री के प्रति इनका विचार था वो विचार भी बड़ा निम्नतम कोटि का था। महिलाओं के बारे में भी इन्होंने कहा स्त्री के प्रति बहुत अनुदार थे। इन्होंने कहा स्त्री कच्ची मिट्टी की तरह होता है और पुरुषों की ये राइट है कि पुरुष उसे सही शेप दे। जैसे कहा था ना व्हाइट मैन बर्डन, जब अंग्रेज यहां आए तो उन्होंने माना कि गोरों की ये राइट है कि कालों को हम सुधारेंगे, उनको उत्कृष्टता प्रदान करेंगे। फिर महिलाओं के बारे में इनका सोच था कि पुरुष की मजबूती इसी में है, उसकी वीरता इसमें है कि महिलाओं को कितना कंट्रोल कर सके, और महिलाओं की वीरता यही है कि पुरुषों के कितना अंदर रह सके। तो ये 2-3 चीजें थी। तो खैर, हाँ, एक पॉइंट यहां ध्यान रखिए कि प्लेटो को जब अरस्तु को जब सिकंदर मर जाता है, सिकंदर के मरने के बाद अरस्तु को भी सुकरात की तरह प्राणदंड मिला और अरस्तु वहां से भाग जाता है और वो कहता है कि हम ग्रीक वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध करने का मौका नहीं देंगे। जैसे पहला अपराध कौन था, जब सुकरात को मृत्यु विष का प्याला पिलाया गया। और आश्चर्य की बात है, आपको एक पॉइंट और भी आश्चर्य लगेगा, वहां से भागने के बाद 1 साल के बाद अरस्तु ने स्वयं ही
उसी तरह विस्पान कर लिया और जहर का प्याला पी के अरस्तु मर गया। तो ये थे अरस्तु का व्यक्तिगत जीवन। अरस्तु के दर्शन की बात करते हैं हम लोग। अरस्तु का दर्शन कैसा था? देखो, अरस्तु के जो दर्शन थी वो प्लेटो के विरोध से शुरू हुआ है। प्लेटो के विरोध से शुरू हुआ है। अब प्लेटो के विरोध से शुरू हुआ है, इसका मतलब प्लेटो का दर्शन क्या था? प्रत्ययवाद। तो प्रत्ययवाद के खिलाफ, तो प्लेटो के प्रत्ययवाद के खिलाफ। ये किससे शुरू हुआ है? प्रत्ययवाद के खिलाफ ही शुरू हुआ। प्रत्ययवाद के खिलाफ का मतलब ये था कि जो प्लेटो ने कहा था कि आइडिया ऐसी होगी, एक दुनिया से बाहर की दुनिया है, उसके खिलाफ। तो क्या खिलाफ? तो पहले इसने प्रश्न किया, तो पहले इसने आलोचना की, प्लेटो के दर्शन की आलोचना। प्लेटो के दर्शन की आलोचना। क्या क्या आलोचना किया, पहले इसको समझिए, फिर हम लोग आगे आएंगे। देखो, प्लेटो ने सबसे पहले क्या कहा कि जो सामान्य है, सामान्य इस दुनिया से बाहर रहता है। और अरस्तु ने पूछा कि जब आपने कहा कि सामान्य इस दुनिया से बाहर रहता है, और सामान्य क्या है? प्लेटो ने सामान्य को क्या कहा था? एसेंस, सार तत्व। तो कहा जब सार ही बाहर हो जाए, किसी व्यक्ति की आत्मा ही उससे बाहर आ जाए, तो वो व्यक्ति या वो संस्था या वो चीज कैसे जीवित हो सकती है? इसका मतलब वो मृत प्राय हो जाए। तो उन्होंने सबसे पहली आलोचना क्या की? सबसे पहला आलोचना क्या कि सामान्य या प्रत्यय वस्तु से बाहर अलग दुनिया में कैसे हो सकती है? वस्तु या व्यक्ति से बाहर अलग दुनिया में कैसे हो सकती है? क्योंकि अस्तित्व का मतलब सार, जब आत्मा ही नहीं, जब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं, सोल ही नहीं, तो फिर वो क्या बचेगा? तो सारा डेड है। तो पहले कहा कि ये नहीं हो सकता है, ये केवल और केवल बौद्धिक विकार है। उसने कहा केवल और केवल ये बौद्धिक विकार है, ये दिमागी रूप से असंतुलित लक्षण है, ये बौद्धिक विकार मात्र है। उसने क्या कहा? ये क्या है? ये जो आपने सोचा कि सामान्य किसी चीज का एसेंस इस दुनिया से बाहर रहता है, वो बौद्धिक विकार है, मेंटल प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि हम ऐसा मान भी लें कि सामान्य बाहर रहता है, तो फिर हमें उन सारी चीजों को भी पदार्थ मानना होगा जिन चीजों को हम यहां पदार्थ नहीं मानते हैं। जैसा एक प्रश्न सोचो, हमने क्या कहा था कि प्लेटो ने क्या कहा? अभाव, सौंदर्य, अच्छा, बुरा, ये जो चीजें हैं जिसको हम आज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में समझते हैं, जिसकी कोई प्रैक्टिकलिटीज नहीं है, उसको अब आगे हो जाना तो ठीक होगा, आगे आ जाना रहना है तो उसको गेटिंग। तो प्लेटोज ने क्या, इसने क्या कहा था कि जिस चीज की आप बात करते हैं, जैसे मान लो हमने क्या कहा, अच्छाई, बुराई, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो जब एब्स्ट्रैक्ट चीज को तो हम यहां मानते ही नहीं है, और एब्स्ट्रैक्ट चीज को जब यहां नहीं मान रहे हैं, और प्लेटो ने कल्पना की कि वो एब्स्ट्रैक्ट का भी एक एसेंस, जैसे अच्छाई है, ईमानदारी है, सुंदरता है, वो सारा भी एक फॉर्मेट के रूप में वहां उस दुनिया में होगा। तो इसका मतलब वो उन सारी चीजों को जिन्हें हम यहां द्रव्य नहीं मानते और माना नहीं जा सकता, उन्हें भी द्रव्य के फॉर्म में स्वीकार करना होगा। तो ये भी बड़ी हास्यास्पद सी बात है। उसने कहा कि यदि ऐसा मानते हैं, यदि ऐसा मानते हैं तो हमें भाववाचक चीजों का भी चीजों को भी द्रव्य मानना पड़ेगा। यथा क्या है? अच्छा, बुरा, अभाव। जैसे आपने सुना होगा ना, कहा जाता है कि व्यक्ति एक दुकान में पहुंचा कि तुम्हारे पास क्या है, वो दे दो। तो उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। तो कहा वही कुछ नहीं ही दे दो। उसने कहा कुछ नहीं है तो क्या देंगे? तो कहा वो कुछ नहीं तो है, वो कुछ नहीं ही दे दो।
तो प्रश्न ये उठता है कि भावात्मक चीजें, जिन चीजों को हम यहां कल्पना नहीं कर सकते या हास्यास्पदता होगी। अब जैसे हम कहें कि 2 किलो ईमानदारी हमें दे दो, तो 2 किलो ईमानदारी कहां से देंगे? सुंदरता 3 केजी ये तो नहीं खरीदी जा सकती। तो जो भाववाचक संज्ञा है जिसको हम नहीं माने, प्लेटो ने उसको भी मान लिया कि इस दुनिया से बाहर जाएंगे तो वहां भी एक ये चीज के फॉर्मेट में है। तो ये बड़ी हास्यास्पद सी बातें हैं। तो अरस्तु ने कहा कि यदि हम इसकी बात मान लें तो हमें भाववाचक संज्ञा चीजों को भी द्रव्य मानना पड़ेगा, जैसे अच्छा बुरा, और यह हास्यास्पद है। यह हास्यास्पद है। हास्यास्पद का मतलब यह हुआ, ये पूरी तरह हास्यास्पद बातें, ऐसे कैसे हो सकता है? एटलीस्ट जो हमारी समझ है, मतलब जो कॉमन दुनिया की समझ है, उसमें यह पॉसिबल नहीं है। तीसरा उन्होंने ये बात प्रश्न उठाया फिर से कि यदि आप कहते हो कि विज्ञान जगत या प्रत्यय जगत में हमारा मूल है, तो ये निरर्थक ऐसी बनाने के क्या मतलब? हमारा फोटोकॉपी सिद्धांत की बात किया तो कहा कि निरर्थक पुनरावृत्ति क्यों? निरर्थक पुनरावृत्ति क्यों? कहा कि प्लेटो के एसेंस को यदि माना जाए तो इसके हिसाब से ये जो दुनिया है फोटोकॉपी है। तो कहा जाता है कि ऐसे बार बार बनाने की क्या जरूरत, जब ओरिजिनल आपका वहां है ही, तो निरर्थक पुनरावृत्ति यहां करने का क्या मतलब? या फिर यहां ही हम हैं तो इसी को दोबारा वहां बनाने से क्या मतलब? तो कहा कि प्रत्यय जगत और वस्तुगत जगत में निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र है। यदि ऐसा माना जाए तो वस्तु जगत और प्रत्यय जगत में निरर्थक पुनरावृत्ति होगी, और ये जो निरर्थक पुनरावृत्ति होंगी, दोबारा दोबारा फॉर्मेशन होगा, वो किसी कीमत पे न तो वांछनीय है न स्वीकार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने प्रश्न उठाया क्या? चौथा जो पॉइंट उठाया, उन्होंने ये कहा कि हम इस दुनिया के लोग हैं, हम जब दर्शन की बात करें तो इस दुनिया की चीजों के बजाय दिव्य लोक की चर्चा करें, जो इसकी कोई एग्जिस्टेंस हमें अभी तक नहीं पता, जो अनावश्यक है। तो दिव्य लोक या प्रत्यय लोक की कल्पना करना ही व्यर्थ है। उसकी क्या मतलब है? इन्होंने कहा दिव्य लोक या प्रत्यय जगत की कल्पना करना ही व्यर्थ है। दिव्य लोक या प्रत्यय जगत की कल्पना ही व्यर्थ है। ठीक है। एक प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से उठाया, जब आपको याद होगा हमने लिखवाया था कि उस प्रत्यय जगत और इस जगत में अंतर क्या है। हमने प्रत्यय जगत को क्या कहा था? प्लेटो ने क्या कहा था कि वो दिक् काल से परे है, मतलब टाइम स्पेस से बियॉन्ड है। हम उसके बारे में किसी पर्टिकुलर डिसिसिव डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। हमने क्या कहा? वो अचल है, अपरिणामी है, मतलब वो नॉन फॉर्मेटिव है, दोबारा उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता, जैसा है वो वैसा ही है। आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो उस दुनिया में रहती है और वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो प्रश्न उठता है, जब इस दुनिया की चीजें में क्या है? गति है, बदलाव है, ये टाइम एंड स्पेस में है, यहां चीजों की बदलती रहती है, असत है। तो पूछा जाता है कि एक सत से जिसमें खुद गति नहीं है, एक गति के लिए गति तो वही दे सकता है जिसमें गति हो। तो प्रश्न ये उठता है कि जो सत चीजें हैं उस दुनिया में, जो टाइम स्पेस से परे है, जिसमें स्वयं की कोई गति नहीं हो, अपरिवर्तनशील हो, वो इस दुनिया की असत, परिवर्तनशील और गतिशील चीजों को कैसे जनरेट कर सकता है, या मोशन कैसे फॉर्म कर सकता है? जिसके पास जो है ही नहीं वो कैसे दे सकता है? मान लो आपके पास कुछ हो तभी तो आप हमें दे सकते हो, यदि है ही नहीं तो क्या दे सकता है? और जो प्रत्यय जगत की वस्तुएं हैं उनके पास तो गति नहीं है, परिवर्तनशीलता नहीं है, तो फिर वो कैसे कर सकता है? तो ये भी एक प्रश्न था और ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो लिख लीजिए, उसने कहा नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि दिव्य जगत या प्रत्यय जगत जो आइडियल वर्ल्ड्स हैं, प्रत्यय जगत में अपरिवर्तनशीलता है, नॉन फॉर्मेशंस, अपरिवर्तनशीलता है, वो परिवर्तित नहीं होता, यह सत्य है, गतिहीन है, तो प्रत्यक्ष जगत में इसका उल्टा कैसे संभव है? तो प्रत्यक्ष जगत में परिवर्तन और गति, तो प्रत्यक्ष जगत में